स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। सावंत साहब, आप खोलो इंडस टावर का चार्ट। हर्षदा बताएंगी क्या अपडेट्स हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आप लोग इस पर वैसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि देखिए, इंडस टावर भारती एयरटेल की सब्सिडरी बनती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली जो भारती का इंडस टावर में होल्डिंग है, जो पहले 48.95% था, अब वो 50% के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। एयरटेल, याद रखिएगा, जब इंडस टावर का बायबैक आया था उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया, इसीलिए इनकी हिस्सेदारी करीब 50% के ऊपर बनी है, और उस लिहाज से इंडस टावर अब एयरटेल की सब्सिडरी मानी जाएगी। इंडस टावर चार्ट्स पे सावंत साहब कैसा लगता है? माना साहब, भारती एयरटेल खोलना, उसके लिए भी आऊंगा आपके पास, क्योंकि आपने कल या परसों मेरे ख्याल से टॉप कॉल में मेंशन भी कर रखा भारती एयरटेल, इसलिए वो आपके पास आऊंगा। इंडस टावर सावंत साहब। तो आशीष जी, यहाँ पे एक चीज मैं पहले बात करना चाहूंगा। इसका जो हाई बना हुआ है पहले, वो करीबन 475 का है। मुझे लग रहा है यहाँ तक हम जा सकते हैं। ये मैं स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली एक गलती हम ये कर बैठे कि हम हमेशा जब रेजिस्टेंस को अप्रोच करते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि एक ब्रेकआउट होगा। तो मुझे लग रहा है इसको टारगेट मान के चलिए, और एक बार हम 470-75 पे आए तो आप क्लोजली ट्रेल कीजिए करीबन 460-65। उसके बाद ब्रेकआउट हो तो हम उसके आगे का नजरिया बदल सकते हैं, बट फिलहाल 475 का टारगेट रखिए। डाउनसाइड कहाँ कैप करनी होगी, तो करीबन 418, 417 इस जोन में आप स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते। ओके, जा रहा है भाई तेजी। वैसे क्या रीरेट हुआ ये काउंटर, और अभी भी दमखम है इसमें। डेवलपमेंट भी अच्छा है, सब्सिडी बन गई है एक बढ़िया कंपनी की, भारती एयरटेल की। ओवरहैंग खत्म हो गया है, वो जो लास्ट ट्रेड होना था वो प्ले आउट हो चुका। अब भारती एयरटेल, मानस मेरे ख्याल से कल मेंशन किया था क्या, मुझे पता नहीं, आपका नाम याद आ रहा है। भारती एयरटेल चार्ट्स पे कैसा मानस? तो देखिए जी, तो देखिए भारतीय एयरटेल में अगर आप कल के पैटर्न देखिए, पिछले करीब 4 दिन से हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। अब कल के पैटर्न को देखिए और डेली चार्ट पे, तो वहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से यहां से भी करीब 80-100 रुपए तक का आपको अप्रूव देखने को मिल सकता है। तो आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो 1600 रुपए के करने हैं। पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए, 1600 रुपए के टारगेट सेट करिए, और 1484 का आपको स्टॉप लॉस लगाना उस पोजिशन में। चाहे पेरेंट हो या सब्सिडरी हो, चाहे भारती एयरटेल हो चाहे इंडस टावर हो, पसंद आ रहे हैं एक्सपर्ट्स को, रखिए दोनों ही काउंटर्स अपने रडार पे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बहेती साहब जरा चार्ट्स खोल के रेडी रखना। आप आ रहा हूं, थोड़ी दिक्कत वाली खबर है वैसे इसके लिए। हर्षदा, अपडेट्स क्या है आईसीआईसीआई प्रू को लेकर? इनको एक जीएसटी टैक्स नोटिस मिला आशीष। आजकल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी का आ जाता है, उसी से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो 429 करोड़ का जीएसटी टैक्स नोटिस इनके हाथ थमाया गया है। ये FY20 वाला मामला है। आई एम श्योर कंपनी ऑफ कोर्स अपील करेगी, लेकिन एक साइजेबल अमाउंट है 429 करोड़ का। ये भैती साहब, ये जो अपील करते हैं, धंधा किसके पास जाता है? सीए के पास जाता है या लॉयर के पास जाता है? जी आशीष जी, यूजुअली तो सीए ही करता है। मान लीजिए आप ट्रेडिंग में उतर आए, सीए होते तो ये धंधा, वैसे ट्रेडिंग में छाए हुए हैं आप, जरूरत क्या है? भैती साहब, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अभी बट ऑब्वियस से कंटेस्ट करेंगे, पर एक ओवरहैंग सा तो हो ही गया। खबर आई गई सामने की 429 करोड़ रुपए का नोटिस है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या लगता है चार्ट ये आप, क्योंकि मैं आपके इसलिए आया क्योंकि अपन ने इंश्योरेंस की ऑफलेट आपके साथ चर्चा कर रखी है, आपके प्रिफर्ड आईजीआर में इंश्योरेंस प्लेयर्स रहे हैं, मेरे ख्याल से कल लोम्बार्ड भी था, ये भी बहुत चला है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ, और जैसे आपने बताया कि चार्ट पूरा इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा मूव दिखा रहा है, बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बरकरार है, तो इसमें शॉर्टिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। कल भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा वॉल्यूम के साथ प्राइस मूव हुआ, ऑलमोस्ट 3% का प्राइस मूव था, और 3 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। हमें लग रहा है कि कोई डिप आती है तो शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, 722 के करीब का एक एसएल रखे और पोजीशन होल्ड करे, तो डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। शॉर्ट ना करें इन लेवल्स पे से। शॉर्ट ना करें इस खबर पे। बहुत दमखम है पूरे इंश्योरेंस स्पेस में, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की चार्ट्स में। खबर थकी हो सकती है, लेकिन एक ज्यादा गिरेगा नहीं, लग नहीं रहा ऐसा, बल्कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस और एलएनटी फाइनेंशियल्स, पूरा एलएनटी परिवार रडार पे है। सचिन, आप इसमें लास्ट एंड टूब्रो पेरेंट को भी जोड़ लो, जरा टटोल के रखो, आता हूं आपके पास। कहीं कोई ट्रेड का समीकरण इस एलएनटी ग्रुप में दिख रहा हो तो आप ढूंढ के रखना। हर्षदा, कल क्या कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई सबकी क्या?
दो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई हैं और एक थोड़ा सा सेटबैक है। एलटीआई अच्छा। माइंट्री के लिए थोड़ा सा सेटबैक है। आपको याद होगा 378 करोड़ का ये जीएसटी का नोटिस इनको थमाया गया था। कंपनी गई थी कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया उस ऑर्डर को। अब कंपनी कह रही है कि वो आगे और अपील करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कितनी जल्द ये मामला सुलझता है या फिर इनको वाकई में वो पेमेंट करनी पड़ती है या नहीं। ये एलटीआई माइंट्री की बात हुई। अब आते हैं एलटीटीएस और एलएनटी फाइनेंशियल पर। तो यहाँ पर इन्वेस्टर मीट हुई है और उसमें से जो की टेकअवेज है वो आपके सामने पेश करेंगे। पहले एलटीटीएस मैनेजमेंट कह रहा है कि मीडियम टर्म में एक अच्छी ग्रोथ का भरोसा है। इनफैक्ट ये एनुअलाइज्ड रेवेन्यू रन रेट $2 बिलियन तक का मीडियम टर्म में टारगेट लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ एबिटा मार्जिन्स वो 17 से 18% की रेंज में टारगेट कर रहे हैं। कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि कुछ 3 की सेगमेंट्स हैं जहां पर एनुअलाइज्ड रन रेट $1 बिलियन के आसपास आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो वो मैं ब्रेकअप आपके सामने लेकर आना चाहूंगी। ये FY25 के लिए ऑर्डर पाइपलाइन में सुधार का संकेत इन्होंने कहा है कि कॉन्वर्सेशंस बेहतर हो रही है, पाइपलाइन बेहतर हो रहा है, लेकिन डील साइन करने में अभी भी देरी है। ये जो सेगमेंट्स है, मोबिलिटी जो इस समय करीब $416 मिलियन तक का रेवेन्यू कमाता है, टारगेट करें $1 बिलियन तक आएगा। सस्टेनेबिलिटी $350 मिलियन का बिजनेस है, $1 बिलियन टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू। और टेक भी करीब $411 मिलियन का रेवेन्यू है, $1 बिलियन टारगेट किया जा रहा है। इन सब के केस में दरअसल इन्होंने अपना मार्जिन भी थोड़ा सा 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने की बात कही है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उस लिहाज से यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि कंपनी आगे अपनी चाल को और रेवेन्यू रन रेट को बेहतर कर पाएगी। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? मोतीलाल ओसवाल बाय कॉल दे रहा है, 6300 का टारगेट है, यानी कि वर्तमान भाव से करीब 15% का अपसाइड। नुवामा कह रहा है कि होल्ड करेंगे स्टॉक को, हालांकि 5050 का जो टारगेट था वो अब बढ़कर 5200 किया जा रहा है। ये एलएनटी टेक सर्विसेज पर बात आई है। ऐसी ही एक एनालिस्ट मीट दरअसल एलएनटी फाइनेंस ने भी की और सिटी की एक रिपोर्ट आई है, तो उसके हाइलाइट्स मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। पहले तो सिटी ने एक बाय कॉल दिया है 221 रुपीस के टारगेट के साथ। यहां पर कंपनी ने कहा है कि इंडस्ट्री वाइड जो एमएफआई स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा H2 में, इस पर्टिकुलर वित्त वर्ष में। दूसरी दफा वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है कि एमएफआई रिस्क के लिहाज से कोई ओवर लेवरेजिंग यहां पर कंपनी ने नहीं की है। वो ओवर लेवरेज्ड और ओवर ड्यू बोरोअर्स के लिए जो डिस्पर्समेंट्स है उसमें कमी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर रिस्क अब आगे और कंपनी बढ़ाएगी नहीं। साथ ही साथ होम लोन लेड जनरेशन अगले कुछ क्वार्टर्स में उसका भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि उस बिजनेस से ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होगी। और इसी के मद्देनजर सिटी ने कहा है कि 221 तक जा सकता है स्टॉक। लीजिए भाई, सारी सब्सिडरीज आज एलएनटी की लिस्टेड रडार पे हैं, तो पेरेंट भी रडार पे रखिएगा। सबके लिए ठीक ही खबरें हैं। ऐसे में सचिन, ये एलएनटी परिवार कैसा लगता है आपको? परिवार का कोई सदस्य खास तौर पे ट्रेडिंग के लिए पसंद, या छोड़ दिया जाए? आशीष जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स उसमें से एक अच्छे पॉजिटिव जोन में है। इनफैक्ट एलएनटी खुद जिस तरीके से रिबाउंड हो रहा है, एक अच्छा बेस इसने बनाया है 3600 के आसपास, एंड एक हर्डल जो लगातार रही है पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से, वो लगभग अराउंड 3800 के आसपास प्लेस्ड है। बट ये फॉर्मेशन अगर हम देखें तो एक क्लासिक डायमंड फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड ज्यादा नजर आ रही है। स्ट्रक्चर के लिहाज से मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 4100 के पार हो जाना चाहिए। एक अच्छा बेस इसने बनाया है, प्लस एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस है इसके 520 एंड 50 डीएमए में। तो आई थिंक यहाँ पर बुलिश नोट पे मुझे लग रहा है एलएनटी काफी अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है। एलएनटी फाइनेंस में भी जिस तरीके से डेटा है, एक स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में रहा था पिछले 4 हफ्तों से, एंड जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है 160 के आसपास, वहां से ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है लॉन्ग बेट्स लिए जा सकते हैं, स्पेशली बिकॉज इसके आरएसआई में एक 50 के ऊपर का ब्रेकआउट स्टेबलाइज हुआ है एंड अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिकॉन्कर करने का प्रयास हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी काफी स्वीट है। 166 के स्टॉप लॉस के साथ 182 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ओके, यहां पे बढ़िया ट्रेड्स के समीकरण बनते हुए सचिन को नजर आ रहे हैं। इन स्टॉक्स को रखिए अपने रडार पे। फार्मा, गाबा सर आप रेडी रखो जरा जाइडस लाइफ और ल्यूपिन का चार्ट। किसी में आज स्पेसिफिक ट्रेड की गुंजाइश हो रही होगी
तो आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्यों ये रडार पे? जायडस लाइफ और लुपिन को अप्रूवल्स मिले हैं यूएसएफडी की तरफ से अलग अलग ड्रग्स के लिए। एक जायडस की ड्रग है एमेटिडाइन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल 68.5 mg और टेंटेटिव अप्रूवल फॉर 137 mg भी इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली पार्किंसंस की डिजीज के इलाज में दवाएं काम आती है और उसके लिए अप्रूवल कंपनी को मिला है। लुपिन के लिए भी एक अप्रूवल आया है और ये जो दवा है ग्लाकोमा और इंट्राक्यूलर प्रेशर के जो पेशेंट्स है जिनको ग्लाकोमा है या फिर हाइपरटेंशन है उसके लिए दवा के लिए एक अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया। एस्टिमेटेड सेल्स यहाँ पर करीब करीब $178 मिलियन के आसपास आती हुई दिखाई दे सकती हैं। वो मार्केट साइज है, उसमें से लुपिन कुछ टैप करेगा, इसीलिए दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। दोनों रडार पर रहेंगे। बीच में जायडस लाइफ तो खैर इतनी खबरों में रह चुका है, उठा पटक के बीच में किस तरह का समीकरण अब बैठ रहे हैं, और ल्यूपिन जिसने एक तरफा बहुत बढ़िया मूव्स कमा के दिए हैं आपको, इन पर चर्चा कर ली जाए। गाबा सर, कोई चार्ट में ट्रेड? चार्ट में आई थिंक जायडस को अवॉइड कर लेंगे। अगर लेना है तो 1150 के ऊपर लेना है, उसके लिए, क्योंकि अब तक स्ट्रक्चर वीक है। 1080 ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है और सपोर्ट मिलता है, शायद मिल जाए, लेकिन खरीदने की जगह जो सेफ होती है वो है 1150 के ऊपर। रही बात लुपिन की, ये स्टॉक बढ़िया है। इनफैक्ट ये स्टॉक तो कल मैंने बीटीएसटी पे भी दिया था, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ट्रेड कर रहा है 2172, जो उसका सेटअप है ना हायर टाइम फ्रेम बेसिस करीब 4 हफ्ते का जो सेटअप है ये बढ़िया है। वो 2200 को पार कर ही लेगा, 2300 भी जा सकता है। तो जब भी इसमें डिप्स मिलती है लुपिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉक थोड़ा डीप रखिए तो आप फिर भी सेफ रहेंगे लुपिन में। बिल्कुल, आई थिंक मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस मिसिंग है जायडस में आशीष, वरना परसों जितना गिरा था उतना कल चल जाना चाहिए। मतलब परसों की जो खबर थी उस पर वो 4% गिरा था स्टॉक, 3 या 4%। कल वो खबर अगर पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई थी तो कल चल जाना चाहिए था स्टॉक, उतना क्यों नहीं चला वापस? तो वो एक तो मार्केट को इस चीज़ का वो लगा कि भाई आपने पूरे दिन क्यों नहीं आके बोला था, मार्केट बंद होने के बाद ही क्यों बोला, तो इसके लिए। और प्लस ये स्टॉक फार्मा में बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। हो सकता है आज एक बार के लिए डेड कैट बाउंस टाइप का मूव आ जाए, लेकिन मतलब फ्रैंकली इसमें कॉन्फिडेंस कमी है। उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छे स्टॉक लुपिन है, ग्लेनमार्क है, वहाँ ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस है। ल्यूपिन बेहतर प्लेस्ड है भाई, क्लियर चार्ट्स पे भी नजर था, लॉजिकली भी सही बात। अब आइए सारे इंपॉर्टेंट लार्ज ट्रेड्स में, कल भी हुए हैं, एक नहीं दो नहीं कई सारे लार्ज ट्रेड्स हुए हैं, उनकी डिटेलिंग जान ली जाए। हर्षदा, क्या क्या अपडेट्स हमारे पास? टाटा टेक, और टाटा टेक में आपको याद होगा रिसेंटली अल्फा टेक ने एक अपना हिस्सा बेचा था। कल अपडेट ये निकल कर आया है, कल जो डील्स हुई हैं उसमें दरअसल टीपीजी राइस क्लाइमेट फंड ने 3% इक्विटी बेची है। ये 1014 रुपये प्रति शेयर पर सौदे होते हुए दिखाई दिए थे। जून 24 यानी कि इस साल जून के महीने के अंत में 9% हिस्सेदारी थी, वो अब घटकर 6% आ जाएगी। खरीदारों में घिसालो मास्टर फंड, कोपथाल मॉरिशस जैसे नाम उभर कर सामने जरूर आए हैं, लेकिन टीपीजी क्लाइमेट का हिस्सा कुछ कम हुआ है। ऐसा ही हिस्सा अल्फा टीसी होल्डिंग्स ने भी करीब 2.4% बेचा था कुछ दिन पहले, और उसके बाद इनकी भी हिस्सेदारी सिर्फ 2% ही रह गई है। तो दो बड़े नामी निवेशकों ने अपना कुछ कुछ स्टेक बेचा है, वो आपको ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ रोलेक्स रिंग्स 9% की इक्विटी की अदला बदली हुई थी कल। प्रोमोटर्स ने इसमें से करीब 1.5% स्टेक बेचा। आईसीआईसीआई प्रू ने अपनी होल्डिंग 1.17 घटाई है, तो प्रोमोटर्स ने भी बेचा और एक म्यूचुअल फंड ने भी बेचा। उस लिहाज से ये स्टॉक रेडार पर, लेकिन खरीदारों में इंडिया एकॉन, कोटक महिंद्रा, कोटक म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे नाम सामने उभर कर आए हैं, तो ये बायर्स हैं। आवास फाइनेंसियर्स में भी अमानसा होल्डिंग ने 2.2% स्टेक बेचा है वाया ब्लॉक डील। 1690 रुपये प्रति शेयर पर यह सौदा होता हुआ दिखाई दिया था। निपॉन ने उसमें से 1.26% हिस्सेदारी खरीदी जरूर है। टाटा टेक्नोलॉजीज पहले, धर्मेश आपके पास, आप लोग के कवरेज यूनिवर्स में है कि नहीं, और अब फाइनली वो 1000 के ऑड लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन के बाद मूव कर रहे हैं लार्ज ट्रेड के बीच में, कुछ पुराने हैंड चेकआउट कर रहे हैं, नए बड़े एफआईज एंटर करते हुए। टाटा टेक एट 1100 आप लोग का हाउस कॉल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।